हाय, दिस इज सोमदत्त। ये जो मेरी वीडियो है ये थर्ड वीडियो है ऑन द सीरीज ऑफ मिड लाइफ क्राइसिस। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे जो मैंने पहले दो वीडियो में बताया था कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मिड लाइफ क्राइसिस। इस वीडियो को भी मैं कंटिन्यू ही करूंगा और मेरा एक लास्ट हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स है ऑन मिड लाइफ क्राइसिस, उसे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। मैंने अपनी फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मिड लाइफ क्राइसिस का, जो कि 1917 में स्टार्ट हुआ था। मींस कि इसकी फर्स्ट हिस्टोरिकल एस्पेक्ट स्टार्ट हुआ था 1917 में, जो मिसिस पार्सन ने बताया था, जो मैंने अपनी सेकंड वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। और उसी के साथ 1965 में एलियोट जैक्स ने जो मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में इसके बताया था, उसके मैं हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे डेनियल लेविंसन के एस्पेक्ट्स को, जो कि उन्होंने 1975 में मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में बताया था। अब मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में डेनियल लेविंसन बोलते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो जनरली अपनी लाइफ में दो तरीके के स्टेजेस से गुजर रहे होते हैं। फर्स्ट होता है स्टेबल फेज, सेकंड होता है ट्रांजिशन फेज। तो फर्स्ट ट्रांजिशन फेज आता है जो जब हम चाइल्डहुड से आगे निकलते हैं, अपने अडल्टहुड की तरफ जाते हैं, दैट इज अवर फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेज। तो भी वो भी एक तरीके से क्राइसिस की तरह ही होता है, क्योंकि वहां पे भी हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं और हम उस चीजों को समझ नहीं पाते एट दैट पॉइंट। फिर उसके बाद स्टेबल स्टेज आ जाती है, जो कि हमारी, आप ऐसे समझ लो कि 18 टू लेके 31 और 32 में भी 35 तक रहती है। और उसके बाद फिर से हमारी बॉडी एक ट्रांजिशन स्टेज में आती है, फ्रॉम दैट स्टेबल स्टेज टू ट्रांजिशन स्टेज, जिसे हम बोलते हैं मिड लाइफ क्राइसिस। इस मिड लाइफ क्राइसिस में अकॉर्डिंग टू लेविंसन हमें ये पता लगता है कि हम अपने पास्ट के अचीवमेंट्स को इवेल्युएट करना स्टार्ट कर देते हैं। हम अपने लाइफ के पर्पस पे क्वेश्चन करने लगते हैं कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है यार। और हम अपने, जो कहते हैं ना कि हम अपने यूथ जो हमारा लॉस्ट हो चुका होता है उस टाइम पे, तो हम उसको लेके रिग्रेट होने स्टार्ट कर देते हैं कि यार मेरे यूथ के साथ क्या हुआ, मीन्स कि मेरा यूथ अब चला गया है। तो आपको इस तरीके की फीलिंग आने लगती है। और उसके बाद क्या होता है कि आप ये भी क्वेश्चन करने लगते हो अपने फ्यूचर गोल्स को लेके कि आपने जितने भी अपने यंगहुड में, अडल्टहुड में आपने सोचा था कि अपने यंगहुड में कि मैंने ये अचीवमेंट अचीव करने हैं, बट आप उस चीज को लेके रिग्रेट करना स्टार्ट कर देते हो और आप अपनी पर्सनल आइडेंटिटी और अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी दोनों को जस्टिफाइड करने की कोशिश करते हो, दोनों को समझने की कोशिश करते हो कि चलो देखते हैं कि मैंने क्या क्या हासिल किया अभी तक। तो इस स्टेज को बोलते हैं मिड लाइफ क्राइसिस अकॉर्डिंग टू लेविंसन। इस चीज को समझने के लिए उन्होंने एक रिसर्च करी। उस रिसर्च में उन्होंने 40 अमेरिकन मेंस को इंक्लूड किया जिनकी एज थी 35 से लेके 45 के बीच में। और लेविंसन ने ये समझा कि ये जो ट्रांजिशन स्टेज होती है, इन्हीं ट्रांजिशन स्टेज में ये सारी चीजें आती हैं जहां पे उन्हें नॉट अकम्प्लिशिंग एनीथिंग, मीन्स कि उन्हें ऐसा लगता है कि हमने कुछ अचीव नहीं किया, इस तरीके की फीलिंग आती है। ये उसने उन 40 अमेरिकन मैन की जो स्टडी है उससे फाइंड आउट किया। अब जैसे कि मैंने पहले बताया है कि जो छोटी स्टडीज होती हैं, मीन्स कि जिनका सैंपल साइज बहुत छोटा होता है, ऐसी स्टडीज और ऐसी रिसर्च को लेके हम एक बहुत बड़ा दावा नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस चीज पे फ्यूचर में भी रिसर्च हुई और उन रिसर्च से ये पाया गया कि मिड लाइफ क्राइसिस एग्जिस्ट करता है। मींस कि उन्होंने इस नंबर को और बड़ा किया और उन्होंने कुछ पाया कि जो मिड लाइफ क्राइसिस होता है ना, ये एक यू शेप्ड कर्व की तरह आता है हमारी लाइफ में। मींस कि हम एक स्पीड से अपनी बॉडी जो ट्रांजिशन स्टेज में जाती है वो एक तरीके से इस मिड लाइफ क्राइसिस के गड्ढे में गिर जाती है और हम एक डिप्रेशन और एंजाइटी की स्टेज में चले जाते हैं। और उसके बाद फिर से समझ लीजिए कि एक यू बना नीचे, यहाँ पे हम इस गड्ढे में गिरे। उसके बाद फिर हम अपने 45 या 45 के बाद, उसके बाद फिर हम एक अपने एंजाइटी से निकल जाते हैं और एक हैप्पीनेस की तरफ जाते हैं। तो ये जो यू शेप्ड जो आती है ना हमारे लाइफ में ट्रांजिशन फेज, इसी को उन्होंने मिड लाइफ क्राइसिस बताया। एरिक एरिक्सन है, उन्होंने बताया कि जो हमारे ये मिड लाइफ क्राइसिस होते हैं उस टाइम पे हम अपनी लाइफ में ना एक थ्रिल और एक अचीवमेंट लाना चाहते हैं, जबरदस्ती जानबूझ के हम अपनी लाइफ में अचीवमेंट लाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस डिप्रेशन से निकलना चाहते हैं और हम
हम कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, जिसके लिए हम अपने जो ये बोलते हैं ना कि हमारे जो पास्ट के फेलियर्स होते हैं, ताकि हम उन पास्ट के फेलियर्स को रिग्रेट ना कर पाए, इसलिए क्या करते हैं बहुत सारे लोग सोसाइटी से अपना मीन्स की अलग हो जाते हैं, लोनलीनेस की स्टेज में ले जाते हैं, और कुछ इस तरीके से करते हैं कि सो दैट कि वो सोसाइटी को प्रूव कर पाए कि दे आर समथिंग, मीन्स कि उन्होंने भी कुछ अचीव किया है। ये जो मिड लाइफ क्राइसिस का पीरियड होता है, ये मेजोरिटी ऑफ द लोगों में नहीं आता है, मीन्स कि मेजोरिटी ऑफ लोग जो होते हैं वो इस एंजाइटी को और इस डिप्रेशन को फील नहीं करते हैं। और ये ना एक तरीके से देखा जाए कि इस एज में हम जो हैं वो एक साइकोलॉजिकली वल्नरेबल स्टेज में पहुंच जाते हैं, जो कि आती किसकी वजह से, बायोलॉजिकल कंडीशंस चेंज होने की वजह से आती है। अब मिड लाइफ क्राइसिस का एक और बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि इस एज में जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमारी लाइफ ना बहुत बिग और मेजर कंडीशन से गुजर रहे होते हैं। ये जो मिड लाइफ क्राइसिस का तनाव आता है, ये बहुत सारे रीजंस की वजह से आ सकता है, जिसकी वजह से हम डाइवोर्स भी ले लेते हैं। जैसे कि इस एज में आके बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स नहीं रहते, पेरेंट्स चले जाते हैं, तो वहां पे भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनमें एक लोनलीनेस की फीलिंग आ जाती है। और जो बच्चे होते हैं वो काफी बड़े हो चुके होते हैं, और वाइफ जो होती है कई लोगों की उस टाइम पे बात नहीं मानते हैं, बच्चे भी बात नहीं मानते हैं, तो ये भी एक तरीके का तनाव आ जाता है, वो भी इस पूरे जो मिड लाइफ क्राइसिस है ना इससे और बड़ा कर देता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं अपनी लाइफ में थ्रिल लाने के लिए अपनी जॉब छोड़ देते हैं, और कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो बिग परचेजेस कर लेते हैं, सब रेड फरारी ले लेते हैं, या फिर हार्ले डेविडसन ले लेते हैं।